नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ में साइंस का क्वेश्चन करते हैं क्लास 8 का, ठीक है? इसके पहले मैंने 6-7 का अपलोड किया हुआ है चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं और मैंने हिस्ट्री का भी पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है 6 से लेके 12 तक आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? चैनल पे सब कुछ अपलोडेड है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाद तथा उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है, गलत। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, खाद में उर्वरक की तुलना में पादप पोषण अधिक होते हैं, ये गलत है। उर्वरक में ज़्यादा होते हैं। उर्वरक में खाद की तुलना में ज़्यादा पादप पोषक होते हैं। तो सत्य कथन इसमें कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि, ये असत्य कथन चूज करना है इसमें, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं, सही बात है। ये ह्यूमस बनाते हैं, ये बात भी सही है। तो इसने असत्य पूछा है तो ना ही 1 और ना ही 2, कोई असत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उर्वरक का उदाहरण है? तो देखिए, उर्वरक का उदाहरण है इसमें यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट और पोटास, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ और रबी फसलों तथा उनकी खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला है, खरीफ फसलें वर्षा ऋतु जून सितंबर में बोई जाती है। इनके उदाहरण है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, सही बात है। रबी फसलें शीत ऋतु अक्टूबर मार्च में उगाई जाती है। इनके उदाहरण है चना, मटर, गेहूं, सरसों और अलसी, ये बात भी सही है। बुआई से पहले मिट्टी को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को जुताई या हल चलाना कहते हैं। इससे जड़ें गहराई तक जा पाती हैं और आसानी से सांस ले पाती हैं, ये बात भी सही है। सीड ड्रिल बीज बोने का यंत्र एक पारंपरिक औजार है जिसका आकार कीप जैसा होता है और जिसका उपयोग प्राचीन काल में बीज बोने के लिए किया जाता था। तो देखिए, ये प्राचीन काल का बात नहीं है, ये आधुनिक मशीन का बात है। तो इसने सही कथन पूछा है, तो देखते हैं इसमें 1, 2, 3 सही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है। पहला है, नींबू का कैंकर, जीवाणु, गेहूं का रस्ट, कवक और भिंडी का पात, ये हो जाएगा वायरस। तो इसमें तो सभी सुमेलित है। देखिए, तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नहीं सॉरी, हाँ यही, क्योंकि उसने पूछा था नहीं, इसमें सब सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहला है, मलेरिया, प्रोटोजोआ, हेपेटाइटिस ए वायरस, टाइफाइड, जीवाणु, खसरा जीवाणु नहीं होगा, ये वायरस के द्वारा होता है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक है। इसने पूछा नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर, क्योंकि सभी है। नेक्स्ट है, वैक्सीन, टीका किस प्रकार प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये उसी प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को शरीर में प्रविष्ट कराकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खाद्य परीक्षक नहीं है? तो खाद्य परीक्षक नहीं है, देखिए इसमें सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, सामान्य नमक भी है, चीनी भी है, लेकिन ये सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव का प्रकार है? तो सूक्ष्म जीव का प्रकार है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, तो देखिए इसमें जीवाणु और यीस्ट दोनों सहायक होते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है इष्ट कोशिकाओं में वृद्धि होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है, चलिए सही सुमेलित करते हैं। कोलतार हो जाएगा, नेप्थलीन की गोलियां, प्राकृतिक गैस, स्वच्छतम ईंधन, कोक हो जाएगा कार्बन का शुद्ध रूप और पेट्रोलियम है प्राकृतिक ईंधन।
इस प्रकार ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर हमारा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दहन और आग पर नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बिजली के उपकरणों और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से भारी होती है और आग को कंबल की तरह ढक लेती है। ये बात सही है। दूसरा है, तेल या बिजली के उपकरण से लगी आग को बुझाने के लिए पानी उपयुक्त है। ये बात गलत है। थर्ड नंबर है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। कोयले और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे अम्लीय वर्षा हो सकती है। ये बात सही है। तो सत्य कथन पूछा है तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरी हुई वनस्पति का उच्च दाब और उच्च तापमान के अंतर्गत कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया को, देखिए, धीमी प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। चूंकि कोयला वनस्पति के अवशेष से बना है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगा होता है, ये लगा होता है पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, यह अति उत्तम अग्निशामक है, सही बात है। यह ऑक्सीजन से भारी होता है, ये भी सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है, ये बात भी सही है। उच्च दाब पर गैस के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है, नहीं, ये गैस के रूप में नहीं भरी जाती है, ये द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है, इसलिए गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ईंधनों को उसमें मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो पेट्रोल का हो जाएगा 4500, मीथेन का हो जाएगा 5000, कोयला का हो जाएगा, सॉरी, ये पेट्रोल का 45,000 और मीथेन का हो जाएगा 50,000 और कोयला का हो जाएगा 25,000 से 33,000 और एलपीजी का हो जाएगा 55,000। अभी देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 2134, 2134, मतलब कोयला, पेट्रोल, मीथेन और एलपीजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। पहला है, ईंधन का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड, वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड, कोयले एवं डीजल का दहन सल्फर डाइऑक्साइड और अम्लीय वर्षा हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन का चयन करना है। पहला है, वे पदार्थ जो वायु में जलते हैं दाह्य पदार्थ कहलाते हैं, सही बात है। मैग्नीशियम एवं काष्ठ कोयला दाह्य पदार्थ का उदाहरण है, ये बात भी सही है। ज्वलन ताप पर अधिकतम ताप है, ज्वलन ताप वह अधिकतम ताप है जिसमें कोई पदार्थ जलने लगता है, गलत है। ये देखिए, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, तो इस असत्य कथन हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलती मोमबत्ती में पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है, तो ये नीला होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। इसमें शिकार निषिद्ध होता है, सही है। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाता है, गलत है। यहाँ कृषि कार्य प्रतिबंधित होता है, सही है। यहाँ जानवरों को चराने की मनाही होती है, ये बात भी सही है। तो इसने असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। यह आदिवासी के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु निश्चित संरक्षित क्षेत्र है, ये गलत है। यह क्षेत्र जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं, ये बात सत्य है। तो सत्य कथन पूछा है तो केवल 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के आवास पर निम्न में किसका प्रभाव पड़ता है? आवास के नष्ट का, बढ़ती हुई जनसंख्या का, नई स्पीशीज प्रवेश का, ये भी हो जाएगा। तो इसमें सबका प्रभाव पड़ता है, तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा सी, 1, 2, 3।
अगला क्वेश्चन है, वनोन्मूलन के कारण हैं। तो देखिए वनोन्मूलन के कारण क्या है? कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं मकान का निर्माण, दवानल मतलब आग जलाने वाला लकड़ी और भीषण सूखा, ये भी हो जाएगा। तो वनोन्मूलन का कारण सभी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वोत्तम किसके टीक सागौन के वन पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है, एक मिनट, हाँ, किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वोत्तम किस्म के टीक सागौन के वन पाए जाते हैं? तो ये सतपुड़ा में पाए जाते हैं। और देखिए भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? तो ये सतपुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोमबत्ती के लौ के 3 अलग-अलग क्षेत्र होते हैं, निम्नलिखित में से कौन इन क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो देखिए सबसे भीतरी क्षेत्र बिना जले मोम के वाष्प, अंधकारमय काला क्षेत्र, मध्य है आंशिक दहन दीप्त या पीला क्षेत्र, सबसे बाहरी क्षेत्र है पूर्ण दहन अदीप्त और नीला क्षेत्र सबसे गर्म भाग, यही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विट्रो निषेचन आईवीएफ के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं, इनके द्वारा शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, सही बात है। इस प्रक्रिया में ताजा अंडाणु एवं जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, सही है। निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, ये गलत है क्योंकि 1 माह नहीं होता है, 1 सप्ताह होता है। और इसका प्रयोग तब होता है जब स्त्री की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, ये बात भी सही है। तो इसने असत्य पूछा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरायुज जंतु नहीं है। तो देखिए पहली बात तो जरायु जंतु होते क्या है? तो वह जंतु जो सीधे ही जंतु को जन्म देते हैं, वो जरायुज जंतु होते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, तितली हो गया, नहीं मनुष्य हो गया और कुत्ता हो गया, सॉरी भाई। और ये मुर्गी और तितली ये सब अंडा देते हैं, तो इन्हें अंडप्रजक कहते हैं। तो जरायु जंतु हो जाएंगे मनुष्य और कुत्ता। तो नहीं है पूछा इसने, तो मुर्गी और तितली नहीं है, तो 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सुमेलित है? देखिए टैडपोल हो जाएगा कयांत्रण, यही सुमेलित है, ऑप्शन सी। और हाइड्रा हो जाएगा मुकुलन और अमीबा हो जाएगा द्विखंडन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हाइड्रा एवं अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं, सही बात है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, ये बात भी सही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा है। असत्य कथन का चयन करें, तो कोई नहीं है, ना ही 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है, अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन क्या कहलाता है? तो ये निषेचन कहलाता है, और निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होते हैं, ये अंडाशय से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जिसका स्राव होता है पीयूष ग्रंथि से होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? मिलान करना है, देखते हैं इसमें। तो एड्रिनलिन हार्मोन हो जाएगा क्रोध चिंता का उत्तेजना, यही बस सुमेलित है। बाकी थायरोक्सिन हार्मोन हो जाएगा ग्वाइटर, और इंसुलिन हो जाएगा मधुमेह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। देखिए कीटों में कयांत्रण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है, सही बात है। मेढक में कयांत्रण का नियम थायरोक्सिन हार्मोन करता है, ये बात भी सही है। टैडपोल के परिवर्धन हेतु जल में आयोडीन आवश्यक नहीं है, देखिए ये गलत है क्योंकि आयोडीन आवश्यक है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो टैडपोल का विकास नहीं हो पाएगा, वयस्क नहीं हो पाएंगे वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपना स्राव वाहिनियों द्वारा स्रावित करता है? तो देखिए ये हो जाएगा श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि और तैलीय ग्रंथि, सब हो जाएगा, ऑप्शन डी। शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश निम्न में से किसमें निहित होता है? तो ये गुणसूत्र में निहित होता है। अगला क्वेश्चन है, बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करिए। देखिए बल के संदर्भ में एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, सही बात है।
एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, सही बात है। बल में परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं, ये बात भी सही है। विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणाम बल सदैव शून्य होता है, ये गलत है और इसने असत्य पूछा है। देखिए, विपरीत दिशा में देखिए 2 बल के द्वारा विपरीत दिशा में लगाने पे दोनों का अंतर बराबर होता है, शून्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असंपर्क बल नहीं है? तो इसमें से देखिए, घर्षण बल जो है असंपर्क बल नहीं है। बाकी चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिरवैद्युत बल असंपर्क बल है। कंधे पर लटकाने वाले थैले में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, क्योंकि देखिए, क्योंकि दाब को कम करने के लिए। हमारे शरीर के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब के समान होता है। नेक्स्ट है, बल है अभिकर्षण एवं अपकर्षण दोनों। देखिए, अगला क्वेश्चन है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल के। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए, द्रव एवं गैस दोनों बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं, ये सत्य है। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसकी पहचान की जाती है विद्युतदर्शी से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा जब 2 पृष्ठ को बलपूर्वक दबाया जाता है? देखिए, इसमें घर्षण में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। किसी वस्तु को विराम से गति में लाने हेतु आवश्यक बल सर्पी घर्षण की माप होती है, गलत है। ये सर्पी घर्षण नहीं होती है, ये स्थैतिक घर्षण होती है। दूसरा है, किसी वस्तु को उसी के चाल से गतिशील रखने हेतु आवश्यक बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है, नहीं। यहाँ पे हो जाएगा सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है, तो सही है। इसने असत्य पूछा है, तो 1 और 2 असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, तो स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरलों में घर्षण बल के संदर्भ में निम्न पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है, यह तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, सही बात है। घर्षण बल वस्तु की केवल आकृति पर निर्भर करता है, नहीं। केवल आकृति पर नहीं करता है, आकृति पर तरलता दोनों पर निर्भर करता है। यह वस्तु की आकृति एवं तरल की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। देखिए, यही बात लिखा है यहाँ पे, ये सही है, तो सत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी 1 और 3 सत्य है। नेक्स्ट है, कमानीदार तुला से किस भौतिक राशि को मापा जाता है? तो ये मापा जाता है बल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरलों द्वारा लगाया गया घर्षण बल कहलाता है, यह कहलाता है कर्षण। मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो वाक्य यंत्र द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? चलिए देखते हैं। पुरुष, इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर वाक तंतु की लंबाई, और महिला का 15 सेंटीमीटर, और बच्चे के बहुत छोटे। ऑप्शन डी तीनों सही है। ध्वनि संचरित हो सकती है, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों में हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। देखिए, इसमें सत्य कथन होगा, किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना दोलनी गति कहलाता है, सही बात है। प्रति सेकंड दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है, ये भी सही है। 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 आवर्तकाल प्रति दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है, नहीं, गलत है। यह आवर्तकाल नहीं होगा, ये दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। 1 हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। इससे सत्य पूछा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। देख, ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, नहीं। आवृत्ति पर नहीं, आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि का तरत्व इसके आयाम पर निर्भर करता है, नहीं। ये आयाम नहीं, आवृत्ति पर। ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो सत्य कोई नहीं हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। मंद फुसफुसाहट, ये 20 नहीं होगा, ये 30 डेसिबल हो जाएगा, तो नहीं है सुमेलित, यही नहीं सुमेलित है। और बाकी सामान्य वार्तालाप का 60 हो जाएगा, व्यस्त यातायात का 70 और सामान्य श्वास का 10, और फैक्ट्री का हो जाएगा औसतन फैक्ट्री का 80 डेसिबल।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव कानों हेतु श्रव्य परास क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है या 20 के हर्ट्ज से अधिक? ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। औसत फैक्ट्री की ध्वनि प्रबलता होती है 80 डेसिबल होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो ये कुत्ते सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव होते हैं अम्लों के विलयन, लवणों के विलयन, क्षारों के विलयन, उपयुक्त सभी होगा एक से अधिक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल्ब का तंतु उच्च ताप पर गर्म होकर दीप्त हो जाता है क्योंकि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल पर निक्षेपित होता है? तो यह रीड टर्मिनल पर निक्षेपित होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, विद्युत का चालन हो सकता है, देखिए इसका चालन हो सकता है नींबू के रस द्वारा, नमक का घोल और सिरका, सभी के द्वारा होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एलईडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए पहला है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका पूर्ण रूप है, ये बात सही है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका पूर्ण नाम है। दूसरा है, यह उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दीप्त होता है, नहीं, ये उच्च नहीं, यह निम्न विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है, मतलब दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। तीसरा है, इसके लंबे तार को बैटरी के ऋण तथा छोटे तार को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, इसने गलत लिखा है, लंबे तार को धन से जोड़ते हैं और छोटे तार को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो देखते हैं इसमें आगे क्या पूछा है। सत्य कथन का चयन करने के लिए बोला है, तो इसमें केवल एक ही सत्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। रगड़ने से उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, सही बात है। आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाती है, ये भी सही है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विसर्जन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए पहला है, यह दो अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकता है, सही बात है। यह बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकता है, ये भी सही है, तो सत्य हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप का कारण है। देखिए भूकंप का क्या कारण है? ज्वालामुखी का फटना, उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट और पृथ्वी के प्लेटों की गति, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश, देखिए तो ये हो जाएगा धनावेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप से निम्न में से कौन सी घटनाएं घट सकती है? तो भूकंप से घट सकती है क्या क्या देखते हैं, बाढ़ आ सकता है, सुनामी आ सकती है और भूस्खलन हो सकता है, सभी हो सकता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उल्लू रात में भली भांति देख पाता है क्योंकि, सत्य कथन का चयन करना। इसकी कॉर्निया एवं पुतली का आकार बड़ा होता है, सही बात है। इसमें सल्काएं बहुत कम मात्रा में होती है, नहीं, गलत है, इसमें सल्काएं बहुत मात्रा में होती है, इसलिए इसमें शंकु अधिक संख्या में पाए जाते हैं, नहीं, शंकु की मात्रा कम होती है, इसमें शंकु की मात्रा कुछ ही होती है इसमें, ये भी गलत है, तो सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक ही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही को सुमेलित करना है, तो देखिए परावर्तित किरण, पृथ्वी से टकराकर लौटने वाली किरण, आपतन कोण, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण, और आपतित किरण हो जाएगा पृष्ठ पर पड़ने वाली विकिरण, पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, देखिए सीधा वस्तु के साइज के बराबर पर्दे पर प्राप्त नहीं होगा और पार्श्व परिवर्तन होगा, ये सब होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करना है। देखिए पहला है, चिकने पृष्ठ से होने वाले
परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। ये बात 1 मिनट। चिकने फ्रेट से होने वाला परिवर्तन विस्तृत परिवर्तन कहलाता है, गलत है। विसरित परिवर्तन में भी परिवर्तन के नियमों का पालन होता है, सही है, तो सत्य हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, पहला है सभी वस्तुएं अपवर्तन के कारण दिखाई देती है, गलत है। सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। दूसरा है, दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकने वाले पिंड दीप्त पिंड कहलाते हैं, नहीं, वो दीप्त पिंड नहीं होते हैं, वो प्रदीप्त पिंड होते हैं। नेक्स्ट है, मोमबत्ती के ज्वाला तथा विद्युत लैंप दीप्त पिंड के उदाहरण है, सही बात है, तो सत्य कथन हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पारदर्शी के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। यह परावर्तन के नियम पर कार्य करता है, सही बात है। इसमें 2 उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, नहीं, इसमें उत्तल दर्पण नहीं, इसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इसका उपयोग पनडुब्बी, टैंक एवं बंकरों में किया जाता है, हाँ, किया जाता है, ये सही है। तो इसने सत्य पूछा है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3 सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो प्रकाश के अपने रंग में विभाजित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, नहीं, ये प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, ये प्रकाश का विक्षेपण होगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है, तो ये बस सत्य है और इसने सत्य पूछा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सत्य। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। क्लास 8 का क्वेश्चन समाप्त हुआ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में क्लास 9 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।